प्रीतमपुर नामक गांव में रेवा नाम की एक औरत रहा करती थी। उसके 3 बच्चे थे, मगर उसके पति का देहांत हो चुका था। इस वजह से अपने बच्चों का पालन पोषण वो खुद ही करती थी। भगवान ने मुझसे मेरा पति छीन लिया, लेकिन मैं खुद इतना मेहनत करूंगी जिससे मेरे बच्चों को कभी किसी चीज की कमी ना हो। रेवा को समोसे बहुत स्वादिष्ट बनाने आते थे। वो समोसे बेचकर ही अपना गुजारा किया करती थी। पूरे गांव में उससे ज्यादा स्वादिष्ट समोसे कोई नहीं बनाता था, मगर रेवा के पास कोई बड़ी दुकान नहीं थी। वो अपने घर में ही समोसे बनाया करती थी और घूम घूम कर उसे बेचा करती थी। समोसे ले लो समोसे, गर्म गर्म स्वादिष्ट समोसे ले लो। लोगों की भीड़ लग जाती है, सभी समोसे लेकर चले जाते हैं। रेवा आगे बढ़ती है। समोसे ले लो समोसे, गर्म गर्म समोसे ले लो। कुछ ही घंटों में रेवा के सभी समोसे बिक जाते हैं। रेवा घर आ रही थी, तभी उसकी छोटी बेटी शिला दौड़ती हुई रेवा के पास आती है। माँ माँ सुनो सुनो। हाँ बिटिया बोल, क्या हुआ? माँ थोड़े पैसे दो ना, मेरे सभी दोस्त गोलगप्पे की दुकान पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा मैं माँ से पैसे लेकर आती हूँ, तब तक मेरा इंतजार करो। तू भी ना अपने लिए उन्हें इंतजार क्यों करवा रही है? ले पैसे और जाकर गोलगप्पे खा ले। माँ आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। ये कह शिला दौड़ती हुई अपने दोस्तों के पास चली जाती है और रेवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस यही चाहती हूँ मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। इनकी इन्हीं छोटी छोटी खुशियों में तो मेरी खुशी है। एक दिन रेवा जल्दी ही समोसे बनाकर गांव में लाकर बेच रही थी। समोसे ले लो, गर्म गर्म समोसे ले लो। तभी वहाँ एक महिला आती है और रेवा से समोसे मांगकर खाती है। उसे रेवा के बनाए हुए समोसे बहुत स्वादिष्ट लगे। वो महिला शहर से गांव कुछ काम से आई हुई थी। भीड़ देखकर वो भी रेवा के समोसे खाने आई थी। मेरा नाम प्रियवती है, मुझे तुम्हारे समोसे बहुत पसंद आए। मेरे घर में एक उत्सव है, मैं चाहती हूँ तुम मेरे घर आकर समोसे बनाओ। तकरीबन 500 से ऊपर समोसे होने चाहिए। ये सुन रेवा बहुत खुश हो जाती है। जी जी जरूर, आप मुझे दिन और पता बता दीजिए, मैं समोसे बनाने आपके घर आ जाऊंगी। 3 दिन बाद मेरे घर पर उत्सव है, तुम सुबह सुबह आ जाना। रेवा अपने घर में सामान जुटाने की कोशिश में लग गई, मगर एक बार में उसके पास इतने सारे पैसे नहीं थे। वो सभी लोगों से उधार मांगकर सामान इकट्ठा कर लेती है। उसे इतना बड़ा ऑर्डर मिला, ये देख गांव के बाकी समोसे वालों को बहुत जलन हो रही थी। गांव में बिंदु नामक महिला की एक बहुत बड़ी समोसे की दुकान थी। उसे रेवा से बहुत जलन हुआ करती थी। कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इसका इतना बड़ा ऑर्डर पूरा ना हो सके। जब रेवा अपने घर में समोसे बनाने के सामान इकट्ठे करके एक थैली में डाल रही थी, तभी बिंदु रेवा के घर के बाहर बहुत सारा तेल गिरा देती है। जैसे ही रेवा घर से बाहर निकलती है, वो तेल की वजह से फिसल जाती है और उसे बहुत चोट आ जाती है। जल्दी जल्दी उसके बच्चों ने उसे मरहम पट्टी लगाई। रेवा बहुत जोर जोर से रो रही थी, क्योंकि उसे जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर मिला था और वो पूरा करने नहीं जा पाएगी। साथ ही अब उसके ऊपर बहुत कर्ज भी आ चुके थे। अब मैं क्या करूंगी? ना मेरे पास पैसे हैं, ना मैं समोसे बनाने की हालत में हूँ। प्रियवती वापस रेवा के घर आती है। रेवा, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम माफी क्यों मांग रही हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती? चलो मैं तुम्हें एक अच्छे हॉस्पिटल में ले चलती हूँ। नहीं नहीं, आप मुझ पर इतनी कृपा ना करें। मुझ पर पहले ही बहुत कर्ज हो चुके हैं, ना जाने मैं इन सभी को कैसे चुका पाऊंगी। ये सुनने के बाद भी प्रियवती रेवा को अस्पताल लेकर जाती है और फिर रेवा के घर आकर रेवा के बच्चों को खाने पीने के सामान देती है और कुछ पैसे भी देती है। प्रियवती जब वहाँ से जा रही थी, तभी वहाँ बिंदु आती है। अरे आप कहाँ जा रही हैं? आपको समोसे चाहिए ना? आप हमारी दुकान में आइए, वहाँ बहुत सारे समोसे बनते हैं। रेवा के समोसे उनके सामने कुछ भी नहीं है। प्रियवती उसकी दुकान पर गई और बातों बातों में बिंदु रेवा की बहुत बुराई कर देती है और गलती से उसके मुंह से सारी सच्चाई बाहर आ जाती है। तुम्हें शर्म नहीं आती?
बेचारी कितनी मेहनत करके अपने घर को चला रही है, उसके बावजूद भी तुमने उसके साथ ऐसा किया। बिंदु को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है। वो प्रियवती से माफी मांगती है, फिर अस्पताल जाकर रेवा से भी माफी मांगती है। रेवा के ठीक हो जाने के बाद प्रियवती रेवा को शहर में एक दुकान खुलवा देती है, जहाँ पर रेवा समोसे बनाकर सबको खिलाया करती थी। इस तरह प्रियवती की वजह से रेवा की जिंदगी बदल जाती है। हमें जब भी मौका मिले लोगों की मदद करनी चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए। एक गांव में उर्मिला अपनी बेटी पिंकी के साथ रहती थी। उर्मिला गांव के ही राइस मिल में काम किया करती थी। माँ, आप कहाँ जा रही हो? मत जाओ ना, मैं अकेली कैसे रहूंगी? मत जाओ। अरे बेटा, तुझे ऐसे छोड़कर तो मैं भी नहीं जाना चाहती, लेकिन बेटा अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो हम लोग खाएंगे क्या? पिंकी बेचारी छोटी सी बच्ची हर रोज अपनी माँ के बिना अकेली ही रहती थी। पिंकी को अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और वो जोर जोर से तभी रोने लगती है। अरे मत रो मेरी बिटिया रानी, अब अच्छा मैं कहीं नहीं जा रही, ठीक? ऐसा बोलकर उर्मिला तभी अपने मन में सोचती है, इससे तो कह रही हूँ कि कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर समय पे राइस मिल नहीं पहुँची तो मालिक बहुत डांटेंगे। पिंकी हल्की सी नींद में सो जाती है। तभी उर्मिला चुपके से उसके पास से उठती है और घर से निकल जाती है। घर से निकलते ही उर्मिला दौड़ते भागते राइस मिल पहुँचती है और जैसे ही वो मिल के अंदर जाती है, उसका मालिक उसे देख लेता है। अरे अरे सुनो, इतनी हड़बड़ी में कहाँ अंदर भागी जा रही हो? जरा रुको। मैं अक्सर देखता हूँ तुम बाकी लोगों की तरह समय पर नहीं आती हो। अगर ऐसा ही करना है तो कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? घर पर आराम से बैठो, मेरे पास काम करने वालों की कमी नहीं है। अरे नहीं मालिक, माफ कर दीजिए, कल से मैं बिल्कुल समय पर आऊंगी। ऐसा बोलकर उर्मिला राइस मिल के अंदर आ जाती है। सभी उसे बहुत ही नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। तभी वहाँ पर काम कर रहा एक व्यक्ति अपने बगल वाले आदमी से बोलता है, हर रोज काम पर देरी से आती है। अरे जैसे हम लोग पागल हैं जो समय पर आ जाते हैं। देरी से आएगी लेकिन तनख्वाह पूरी उठाएगी। इस तरह से मिल में काम कर रहे सभी लोग उर्मिला को बहुत भला बुरा कहते हैं। ये सब कुछ सुनकर उर्मिला बहुत उदास हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे मन मारकर वो अपने काम में लग जाती है। इधर पिंकी की नींद खुलती है तो वो हर जगह अपनी माँ को ढूंढने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। माँ, कहाँ हो आप? आ जाओ ना माँ। उर्मिला बाहर से दरवाजा बंद करके गई थी ताकि पिंकी बाहर इधर उधर ना जा सके। पिंकी बाहर जाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं जा पाती है। माँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। माँ, कहाँ हो आप? कई घंटों तक पिंकी एक कोने में बैठी रहती है। उसकी प्यास अब बढ़ती जा रही थी। वो पानी ढूंढ रही थी लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिल रहा था और तभी पिंकी की नजर एक बोतल पर पड़ती है। लगता है इस बोतल में पानी ही है। ऐसा सोचकर पिंकी वो बोतल उठाती है और एक बार में पूरी बोतल पी जाती है। शाम को जब उर्मिला राइस मिल से वापस घर आती है तो देखती है कि पिंकी बेहोश जमीन पर पड़ी होती है और ये देखकर उर्मिला बहुत डर जाती है। अरे पिंकी, बेटा क्या हुआ तुझे? उठना पिंकी, बेटा। उर्मिला देखती है कि पिंकी के हाथ में फिनाइल की बोतल होती है। अरे भगवान, कहीं पिंकी ने फिनाइल को पानी समझ के तो नहीं पी लिया। उर्मिला तुरंत पिंकी को गोद में उठाती है और उसे डॉक्टर के पास लेकर के जाती है। समय रहते इलाज मिलते ही पिंकी की जान बच जाती है, लेकिन इस हादसे से उर्मिला बहुत डर जाती है। नहीं, चाहे कुछ भी हो,
लेकिन अब मैं पिंकी को इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, वरना कुछ भी हो सकता है। और ऐसा सोचकर उर्मिला ये फैसला करती है कि अब से वो पिंकी को भी अपने साथ राइस मिल ले जाएगी। अगले दिन पिंकी भी माँ के साथ राइस मिल पर जाती है। पिंकी एक ओर बैठकर माँ को काम करता हुआ देख रही थी। राइस मिल में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें थी, उनमें एक बार में ही ढेर सारा धान चला जाता था। उर्मिला सोचती है जल्दी काम खत्म हो जाएगा तो पिंकी को लेकर जल्दी घर चली जाएगी, इसीलिए वो एक बार में ढेर सारा धान लेकर जाती है और राइस मिल में डालते वक्त हड़बड़ी में उर्मिला भी मशीन में गिरने वाली होती है। अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ! ऐसा सुनकर पिंकी दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आती है। माँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ऐसा बोलकर पिंकी माँ को बाहर खींचने लगती है। छोटे छोटे नन्हे हाथ होने के बावजूद भी वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है अपनी माँ को बचाने में। तभी वहाँ से गुजर रहा एक आदमी इस हाल में उन दोनों को देखता है और दौड़ता हुआ उनके पास आता है और उन दोनों की जान बचा लेता है। माँ, तुम ठीक हो ना? वाह, ये बच्ची तो भाई बहुत बहादुर है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी साहसी, वाह भाई वाह। उर्मिला पिंकी को तुरंत गले से लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। पिंकी की वजह से आज उसकी माँ की जान बच जाती है।